नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित डिफेंस के आर्मी के योद्धा बैच में। तो मेरे भाई, उम्मीद करता हूं आप सभी साथी बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी को एक बेहतर रूप से कर रहे होंगे, है ना। आज हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल बॉन्ड 2 है। यहाँ पर केमिकल बॉन्ड पार्ट 2 इसलिए मैंने डाल दिया है, कारण ये है कि कल हमने केमिकल बॉन्ड की यानी कि रासायनिक बंध की शुरुआत कर दी थी। हालांकि आज मैं उसको रिपीट भी करूंगा थोड़ा सा, जिससे क्योंकि कल लास्ट मोमेंट पे उसकी शुरुआत हुई, अगर हम रिपीट कर देंगे तो वो चीज़ें और बेहतर आप तक पहुंच जाएंगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक क्लास को सुनना। और एक चीज़ समझ लो, नोट्स आप लोग सोचते हो कि नोट्स बना लें गुरुजी, नोट्स बना लें, है ना। तो नोट्स ऐसा करो, क्लास के बाद बनाया करो, क्लास के साथ कॉपी पेन लेके मत बैठो। कारण ये है कि पहले क्लास को ध्यान से सुनो, क्या बता रहा है टीचर, क्या समझा रहा है टीचर, उसको समझ लो। उसके बाद पीडीएफ जब आपको मिल ही जाती है, घंटे 2 घंटे बाद अपलोड हो जाती है, फिर उसी पीडीएफ के माध्यम से एक बार रिवीजन कर लो, पढ़ लो उसको एक सरसरी निगाह से, और उसके बाद फिर अपने नोट्स बना लो, है ना। तो ऐसे नोट्स बनाओ, परीक्षा आराम से क्लियर हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी, समझ में आ गई बात, है ना। तो बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करो। और देवेंद्र, एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर कोई बेवजह की स्पैमिंग करता है, फर्जी के कमेंट करता है, तो उसको थोड़ा सा हाइड में डाल देना। कारण ये है मेरे भाई, ऐसा इसलिए मुझे करना पड़ता है क्योंकि कई बच्चे आप जानते हो कि क्वेश्चंस भी पूछते हैं। जैसे मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। जब आप लोग बार बार कॉपी पेस्ट करते हो, उल्टे सीधे कमेंट करते हो, तो उन बच्चों के क्वेश्चंस फिर आपके वही कॉपी पेस्ट में फंस जाते हैं और हमारा माइंड भी डाइवर्ट होता है। तो इससे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो जेन्युइन क्वेश्चन है वही कमेंट हमारे सामने आए। महेंद्र, इस बात का विशेष ध्यान रखना, है ना देवेंद्र। ठीक है भैया, क्लियर है। आपका कोई प्रश्न है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रखो और पूछा जाएगा आपसे। आप, मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ उसके उत्तर रखो बिल्कुल, इससे आपकी तैयारी भी मजबूत होगी और आपको कमेंट का रिप्लाई भी हमारी तरफ से मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेवजह की बातचीत करोगे तो फिर इशू खराब होता है ना। क्लास का एक रिदम बिगड़ता है, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका मतलब फिर नुकसान होने लगता है ना। आर्मी जीडी वाले बच्चे इस क्लास को नहीं देखेंगे, मैं रोज आपको बताता हूँ। फिर भी कई बच्चे मैं देखता हूँ कि वो आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और नर्सिंग असिस्टेंट में हाथ मार रहे हैं। ऐसा मत करो। कारण ये है, यहाँ पर केमिस्ट्री टफ लेवल की आती है, थोड़ी सी गहराई में आती है। तुम्हारे आर्मी जीडी में केमिस्ट्री का ये स्तर नहीं है। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है ना। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होती है आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में। ये थोड़ी सी एक परमानेंट जॉब है, इसका विशेष ध्यान रखो। आर्मी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ क्लास को थोड़ा सा साइड कर दो। आपके लिए ये क्लास नहीं है आर्मी जीडी वाले बच्चों के लिए, है ना। ये क्लास केवल नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वालों के लिए, प्लीज़। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब ध्यानपूर्वक समझना मेरी बात को। केमिकल बॉन्ड के बारे में जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, केमिकल बॉन्ड क्या कहता है। केमिकल बॉन्ड ये कहता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो परमाणु और अणु होते हैं उनको आपस में बांधे रखने के लिए जिस बल की जरूरत होती है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। और ये प्रकृति में आकर्षक बल होता है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है। याद करो, कल मैंने आपको जाते जाते एक उदाहरण दिया था। जैसे आपका परिवार है, आपका जो परिवार है उसमें पिताजी आपके परिवार के मुखिया हैं और आपके परिवार में 5 सदस्य हैं। आपके पिताजी, आपके माताजी, आप 2 भाई हो, 1 बहन हो। तो आपके पिताजी अगर परिवार के मुखिया हैं तो कभी कभी वो सख्ती भी लाते होंगे अपने बिहेवियर में, है ना, स्ट्रिक्टनेस भी लाते होंगे, जिससे आपका परिवार एक संतुलित आधार पर चले। अगर पिताजी एकदम जानकार नहीं होंगे और उनको मुखिया बना दिया गया और वो एकदम सख्त नहीं होंगे, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तो सीधी सी बात है
तुम्हारा जो मर्जी आएगी वो तुम करोगे, तुम्हारे भाई की जो मर्जी आएगी वो तुम्हारा भाई करेगा, बहन की जो मर्जी आएगी बहन करेगी, है ना। यानी कि परिवार बिखरने लगेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर एक बल की जरूरत होगी जो आपके पिताजी स्ट्रिक्टनेस के रूप में, यानी कि सख्ती के रूप में आपके साथ इस्तेमाल करेंगे, जिससे सभी पूरे परिवार के सदस्य एक धागा में एक संतुलित तरीके से संयोजित रहेंगे। ठीक वही काम कहीं ना कहीं रासायनिक बंध भी करते हैं, आपस में परमाणुओं और अणुओं को बांधे रखने के लिए किसी भी पदार्थ में। मेरी बात आपको समझ में आई? अगर हम केमिकल बॉन्ड के बारे में बात करें तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, केमिकल बॉन्ड क्या कहता है। केमिकल बॉन्ड या अगर हम यहाँ पर बॉन्ड के बारे में बात करें, केमिकल बॉन्ड तो हम बाद में भी देख लेंगे, इसके बारे में बात करें बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड यानी कि बंध जो होते हैं। बंध क्या करते हैं? बंध मेरे भाई किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, और पदार्थ के कण कौन होते हैं? परमाणु एवं अणु। ठीक है मेरे भाई। प्रवीण राघव पूछ रहे हैं सर जीडी और एनए की केमिस्ट्री सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। जीडी की तैयारी कर रहे हो तो एनए की केमिस्ट्री ये वाली क्लास नहीं है आपके लिए, है ना। अलग अलग हैं दोनों केमिस्ट्री। किसी भी पदार्थ के कण यानी कि एटम्स, जिनको आप हिंदी में परमाणु के नाम से जानते हो, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, है ना। ये दोनों जो होते हैं, इनको आपस में बांधे रखने के लिए, को आपस में बांधे रखने के लिए, आपस में बांधे रखने के लिए, बांधे रखने के लिए बंध जिम्मेदार होते हैं, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर हम यहां पर बात करें तो किसी भी पदार्थ के कण यानी कि पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर, एनी मैटर इज बाउंडेड बाय बॉन्ड्स, बाउंडेड बाय बॉन्ड। अच्छा, अब अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो बॉन्ड है इनमें बल पाया जाता है और ये बल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो बंधों में आकर्षक प्रकृति का बल पाया जाता है, बंधों में आकर्षक प्रकृति का बल पाया जाता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो नेचर ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन बॉन्ड, नेचर ऑफ फोर्स प्रेजेंट इन बॉन्ड, प्रेजेंट इन बॉन्ड इज अट्रैक्टिव। क्या होगा भैया? अट्रैक्टिव होगा। ओके ठीक है, कोई समस्या ही नहीं। ठीक, यहां तक क्लियर है? अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसको कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, मेरी बात का उत्तर देना। जैसे मैंने कहा कि आकर्षक प्रकृति का बल पाया जाता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और मुझे देखना है कि कितने साथी सही उत्तर देते हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो नेचर ऑफ फोर्स की थोड़ी सी बात करेंगे, यानी कि बल की प्रकृति, बल की
प्रकृति के बारे में थोड़ी सी बात कर देंगे। अब बल की प्रकृति के बारे में अगर मैं बात करूं तो ध्यान से समझना, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं कि बल की प्रकृति कितने प्रकार की है ना, यानी कि नेचर ऑफ फोर्स कितने प्रकार का हो सकता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। बताओ भैया। कौस्तुभ पाल कह रहे हैं कि अट्रैक्टिव होता है। बेहतरीन मेरे भाई रंजीत सिंह, इस बार रंजीत सिंह चौहान का उत्तर आया, अजय का अब आया है ना। देखो ये वो बच्चे कह रहे हैं कि आसिफ पठान 2 बहुत शानदार, सौरभ 2, विशाल यादव 2, है ना, लेकिन नाम 2 लोगों ने लिखा है, रंजीत ने और अजय ने। अगर हम यहाँ पर बात करें मेरे भाई तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बेहतरीन, है ना, लगभग 2 प्रकार लगभग सभी साथी बता रहे हैं, है ना, लेकिन मुख्यतः इनके नाम भी तुम्हें लिखने थे, कौन कौन से नाम होते हैं, है ना। तो सबसे बेहतरीन उत्तर तो मैं रंजीत सिंह चौहान का मानूंगा, क्योंकि इनका सही उत्तर आया पहली ही बार में, है ना। अजय भी उत्तर देते हैं, ठीक है, लेकिन इनका सेकंड नंबर है इस बार। तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक बल। दूसरा रिपल्सिव यानी कि प्रतिकर्षक। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, इसको मैं तुमको चार्जेस के माध्यम से समझाता हूं, आवेशों के माध्यम से समझाता हूं। जैसे हमने माना कि कोई एक आवेश है प्लस क्यू चार्ज है और एक आवेश है माइनस क्यू चार्ज है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षक प्रकृति का बल होगा। किस प्रकृति का बल होगा? आकर्षक, यानी कि अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को, अट्रैक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि विपरीत आवेश हैं, यानी कि अपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हम रिपल्सिव फोर्स के बारे में बात करते हैं तो मेरे भाई रिपल्सिव फोर्स, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और इसी के सामने दूसरा पॉजिटिव चार्ज भी आ गया, तो इनके बीच में जो बल लगने वाला है वो है रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? अब ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान देना इधर से, है ना। रिपल्सिव का मतलब क्या है? यानी कि प्रतिकर्षक प्रकृति का बल, प्रतिकर्षक प्रकृति का बल। प्रतिकर्षक का मतलब क्या होगा? ये दोनों आवेश जब समान होंगे तो समान होंगे, जब पास पास आएंगे तो ये एक दूसरे को दूर दूर ढकेलेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? दूर दूर ढकेलेंगे। क्लियर हो गई बात? यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। तो ये प्रकृति होती है बलों की। अगर हमने बात की बॉन्ड के बारे में, तो बॉन्ड में होती है अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स। अच्छा, अब यहां पर अगर हम बात करें तो रासायनिक बंध तो ठीक है, रासायनिक बंध के मुख्यतः अगर हम बात करें, बंधों के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। बॉन्ड के बंधों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कौन कौन से? एक तो हो जाते हैं फिजिकल बॉन्ड और एक हो जाते हैं केमिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड हो जाते हैं और दूसरे हो जाते हैं केमिकल बॉन्ड। अब कहोगे कि भैया परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो आपसे केमिकल बॉन्ड से पूछे जाते हैं, रासायनिक बंधों से पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसे हम क्या कह देते हैं? रासायनिक बंध। अब ध्यान से सुनो, और इसे हम क्या कह देते हैं? भौतिक बंध, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब यहां पर थोड़ा सा समझना, अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्ड के बारे में, जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो बॉन्ड बनते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? केमिकल बॉन्ड। एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मैंने कहा कि CH4, यानी कि इसको आप सभी जानते हैं मीथेन कहा जाता है। अब मीथेन जो है, अगर हम बात करें, नई स्लाइड ले लेते हैं, हमने कहा कि CH4
ये क्या कहलाएगा, मीथेन कहलाएगा। और मीथेन क्या है मेरे भाई, एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन हिंदी में भी इसे हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो ये बनता किससे है, जब हाइड्रोजन और कार्बन आपस में अभिक्रिया करके एक बॉन्ड का निर्माण करते हैं। स्पष्ट रूप से तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है। अगर हम इसका चित्र बनाएं, लेविस स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर हम देखें तो अब तुमसे मैं ये पूछता हूं, सभी साथी एक बार कमेंट करके बताना, ये जो बॉन्ड है, ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, मैंने कहा कि मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। तो पेपर में अगर प्रश्न आ जाए है ना कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, इसका प्रकार क्या है, टाइप क्या है, आप कैसे पहचानोगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। हाइड्रोकार्बन का ये टाइप कौन सा है, बोलो। आवाज आ रही है मेरे भाई सभी साथियों को, क्लियर है ना? देवेंद्र चेक करना, ठीक है ना? ये फर्जी कमेंट कर रहा है ना, आवाज नहीं आ रही। चलो क्लियर है ना, बेहतरीन। नितिन पटेल का सबसे पहले इस बार उत्तर आया, ना अजय का आया ना रंजीत का आया, है ना। नितिन पटेल संतृप्त, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। कौस्तुभपाल, मैं बॉन्ड के बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं भाई, मैं पूछ रहा हूं हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। किशन प्रजापति का भी बेहतरीन उत्तर आया है ना, सही उत्तर। और अगर हम बात करें तो अजय, आपसे उत्तर की अपेक्षा है हमें, जल्दी से लिखें। हाँ, दीपक शुक्ला, सही उत्तर, है ना। रंजीत सिंह चौहान का भी आ चुका है उत्तर, बेहतरीन, ठीक है, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आसिफ पठान का भी उत्तर आ चुका है। विकास, कोवेलेंट नहीं है मेरे भाई, उत्तर गलत है तुम्हारा, है ना। विशाल यादव 4 लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, अलग ही दुनिया है इनकी, है ना। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड का प्रकार थोड़ी ना पूछ रहा हूं। अब ध्यान से सुनो, हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करें तो यह है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हो। क्या कहते हो? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब गुरुजी कैसे पहचानेंगे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखो एक चीज समझो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जहां पर किसी भी कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा बने यौगिक में एकल बंध तुम्हें दिखाई दे, एकल बंध यानी कि सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, वो क्या हो जाता है, हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाता है। यहां पर आप देख रहे हो ये जो लाइन बनाई है मैंने, कार्बन के साथ 4 H लिखे हैं और इन एचओ के बीच में मैंने लाइन बनाई है, यही मेरे भाई क्या है, बॉन्ड है ना। ये क्या है मेरे भाई, ये है बॉन्ड, बॉन्ड है यानी कि बंध है, ठीक है। और ये कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, ये किस प्रकार का बॉन्ड है, आप कहोगे कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर बॉन्ड की बात करूं तो कोवेलेंट, अगर हाइड्रोकार्बन की बात करूं तो संतृप्त। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि केमिकल बॉन्ड, ये जो CH4 देखा आपने, केमिकल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल देखा। तो अब बात आती है कि भाई केमिकल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, रासायनिक बंधों के प्रकार, बंधों के प्रकार। यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इनका सबसे पहला प्रकार तो हो जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हो जाता है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड को हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। देखो, अगर हम सहसंयोजी बंध के बारे में बात करें, है ना, सहसंयोजी बंध के बारे में बात करें तो सहसंयोजी बंध क्या कहता है? ऐसे बंध जो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे मान लिया कोई दो परमाणु हैं, है ना, अब दो परमाणु हैं तो इनके आदान प्रदान के द्वारा, यानी कि दोनों परमाणु अपने अपने इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे, बांटेंगे, आदान प्रदान करेंगे कि मेरे भाई कुछ तुम मेरे इलेक्ट्रॉन ले लो, कुछ तुम्हारे इलेक्ट्रॉन मैं ले लेता हूं, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि एक बंध बना लेंगे। अगर हम यहां पर बात करें मेरे भाई, तो जो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हो रहा है, इसी के आधार पर आपके सहसंयोजी बंधों की फॉर्मेशन हो रही है, या सहसंयोजी बंध के बारे में अगर हम बात करें, इसी के आधार पर सहसंयोजी बंधों की क्या हो रही है? निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो सहसंयोजी बंध क्या कहते हैं, ध्यान से समझना। सहसंयोजी बंध को समझने से पहले तुम्हें वैलेंसी को समझ लेना चाहिए। किसको? वैलेंसी को, संयोजकता को। क्यों गुरुजी? संयोजकता का क्या आन पड़ा काम? संयोजकता का काम इसलिए आन पड़ा क्योंकि वैलेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। संयोजकता एक इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण रोल अदा करती है बंधों के निर्माण में। तो आप लोगों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि वैलेंसी क्या होती है? आप में से कोई साथी बताएगा? वैलेंसी यानी कि संयोजकता। बोलो, क्या होती है किसी भी परमाणु की संयोजकता? है ना? चलो, बताओ भाई। बताओ भैया, संयोजकता क्या है? बहुत शानदार, अजय यादव फिर अब बाजी जीते, बेहतरीन। किसी भी परमाणु की संयोजन क्षमता, बहुत शानदार, लवली क्वेश्चन, है ना। अब जल्दी से लिख लो तुम लोग, मैंने उत्तर तो बोल ही दिया। रंजीत का भी बिल्कुल सही उत्तर है, बहुत शानदार। विकास सिंह भी किसी हद तक सही है, पूर्ण रूप से नहीं, है ना। एक लिख रहे हैं अंतिम कोषों के इलेक्ट्रॉन, अनुज यादव नाम है। कोषों क्या वहां 10-20 कोष पे बैठा है क्या इलेक्ट्रॉन? ऐसे करोगे? वाह, परीक्षा है जून में, लिख रहे हैं अंतिम कोषों के इलेक्ट्रॉन। गलत है मेरे भाई, सही कर लेना। अब देखो ध्यान से सुनो, बेहतरीन अजय, है ना। ऐसे बच्चों का नाम मैं जरूर लेता हुआ चलूंगा जो तुरंत आंसर देते हैं और कम समय में एकदम सही उत्तर देते हैं। आंसर तो कई देते हैं, लेकिन जो कम समय में सही उत्तर देते हैं उनका नाम बिल्कुल लिया जाएगा, है ना। तो अगर हम यहां पर बात करें तो वैलेंसी यानी कि संयोजकता के बारे में, किसी परमाणु की संयोजन क्षमता, किसी परमाणु की संयोजन क्षमता, संयोजन क्षमता, है ना, क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब ध्यान से सुनो, इसकी एक और परिभाषा हो सकती है। यानी कि अगर हम बात करें तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, एनी एटम, है ना।
इसको हम वैलेंसी कह सकते हैं। दूसरी, इसकी और क्या परिभाषा हो सकती है मास्टर साहब? इसकी एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी परमाणु अपने अष्टक के नियम को पूर्ण करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, उसे हम क्या कहेंगे? संयोजकता कहेंगे। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है, नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, निकल गया सर, जो पहली बार पढ़ रहा है वो कैसे बताएगा? बोलिए एक बार। तुम पहली बार पढ़ ही नहीं रहे हो मेरे दोस्त, स्कूल तो गए होगे 9, 10, अच्छा कक्षा 6 तो पढ़ी होगी ना, कक्षा 6 पढ़ी होगी, 7 पढ़ी होगी, 8 पढ़ी होगी, 9 पढ़ी होगी, 10 पढ़ी होगी, 11 पढ़ी होगी, 12 पढ़ी होगी, तभी तुम आर्मी में अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर भी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन न तुमने उस वक्त, अब नाम तो मैं भूल गया, पता नहीं क्या नाम था उस लड़के का, न तुमने उस वक्त अपने विद्यालय के समय में ढंग से पढ़ाई की और न तुमने आज भी पढ़ाई की, और सपना देख रहे हो दोस्त किस चीज का, वो गलत बात है। बिना मेहनत के फल की आशा रखना, बिना मेहनत के आप रिजल्ट के बारे में अगर सोचते हो तो ये मतलब एक, मैं तो कहूँगा मूर्खता ही है। मेहनत करोगे तो बिल्कुल फैसला तुम्हारे हक में होगा, लेकिन मेहनत नहीं करोगे तो जून के परीक्षा में तुमको खुद ही पता चल जाएगा क्या रिजल्ट है तुम्हारा। ध्यान से समझो, कंबाइनिंग कैपेसिटी, या मैं लिख दूं परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए, अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, इसको भी हम संयोजकता की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई समस्या? यहां तक क्लियर है? बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उदाहरण के तौर पर समझो, अब यहां पर एक चीज को फोकस करना, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने कहा सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो कल भी मैंने तुमको बताया था पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम यहां पर बात करें तो सोडियम क्या करेगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी हो सकेगा दान कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा मेरे भैया, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जिससे इसकी ये वाली कक्षा खत्म हो जाए और ये वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरी वाली कक्षा में तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है और इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अब ध्यान से समझना, अगर हम बात करें कि 1 इलेक्ट्रॉन का अगर ये त्याग कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का मतलब क्या है? इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? इसकी संयोजकता किसकी? सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यानी कि तो सोडियम की संयोजकता। ध्यान से समझना। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये तो एक धातु थी, है ना, तो हम सोडियम की संयोजकता यानी कि Na+ लगा देते हैं ऊपर, हमें पता चल जाता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। अगर हम इसी पर अधातु का केस देखें, यानी कि कोई एक ऐसा परमाणु उठाएं जो कि अधातुओं की श्रेणी में आता है, यानी कि नॉन मेटल्स की श्रेणी में आता है, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है मेरे भाई? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताओ, आप लोग बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है ऑक्सीजन का? बोलो। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत शानदार, रंजीत सिंह चौहान सबसे पहला उत्तर। इस बार विनय सिंह ने भी तुरंत उत्तर दिया, लगभग विनय सिंह, है ना। और अगर हम बात करें तो अजय का अब उत्तर आया है।
आकाश प्रताप सिंह नाम का कोई लड़का है, शायद आज पहली बार क्लास है, उसकी भी उत्तर आ चुकी है, बहुत बेहतरीन है ना। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आदित्य सिंह, शिवम सिंह, विकास सिंह और नहीं ऋतिक भाई, तुम परमाणु संख्या नहीं, तुम बता रहे हो द्रव्यमान संख्या, गलत बात है ना। जिनका नाम नहीं ले पाया वो एडजस्ट करना यार थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। अब इतनी भीड़ में मैं सबका नाम कैसे ले पाऊं, लेकिन जिन साथियों ने भी 8 कमेंट किया है, बेहतरीन, है ना, 8 कमेंट किया है। आकाश प्रताप सिंह, वेलकम, बहुत शानदार उत्तर दिया आपने, सबसे पहले प्रयास किया रंजीत के साथ में ही। 8 जिनका परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर जिनका 8 है, एटॉमिक नंबर जिनका 8 है, वो ऑक्सीजन कहलाएगा। अब अगर हम इसके विन्यास के बारे में बात करें तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो, अगर हम बात करें तो इसकी जो सबसे बाहरी वाली कक्षा है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक का नियम क्या कहता है? अष्टक का नियम कहता है कि कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? आप कहोगे कि मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या है? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से मांगेगा, और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से मांगेगा तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगी? O2-, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से मांगे हैं, तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। संयोजकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम यहां पर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यानी कि हिंदी में जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहां पर बात करूं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब, अगर हम यहां पर देखें, है ना, चंदन कुमार कह रहे हैं कि सर मेरे आंसर को आपने नहीं देखा, पहले आंसर आ गया। हो सकता है आपका आंसर, देखो भीड़ बहुत है यार चंदन कुमार, है ना, तो हो सकता है आंसर मिस हुआ हो, लेकिन अगर मैंने बताया था ना, जिन्होंने 8 उत्तर लिखा है बिल्कुल सही है उनका, जिन्होंने भी 8 उत्तर लिखा था। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो वैलेंसी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है मेरे भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात करें, किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। ठीक है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, यहां तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई। अब अगर हम यहां पर बात करें तो जैसे, अब ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन की संयोजकता तो 2 है, वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की 2 है, लेकिन ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। लिख लो इस बात को, ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों अलग अलग है, संयोजकता अलग है, संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है। तो ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है भैया? कहोगे 6 है। कितनी है? 6 है। ठीक, क्योंकि सबसे बाहरी वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं।
अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरी बात को। जब कोई भी रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। अगर हम यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान जब होता है तो जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हीं का आदान प्रदान होता है। किसी भी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यहां तक सभी साथियों को क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां तक सभी साथियों को क्लियर है? तो एक बार थंब देकर हमें बताओ कि हाँ भैया यहां तक मामला हमारा साफ है, एकदम क्लियर है। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एनी एटम इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौस्तुपाल ने लिखा है, ठीक है, बेहतरीन है। ठीक है भैया, है ना? ठीक। अब चलो आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब ध्यान से सुनो, हमने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड, है ना? कोवेलेंट बॉन्ड, तो सहसंयोजी बंध के बारे में हमने चर्चा करनी थी। अब सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? इन बंधों का निर्माण मेरे भाई, इन बंधों का निर्माण इन बंधों का निर्माण इन बंधों का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ के? परमाणु के, मैं लिख दे रहा हूं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन, वो भी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब आदान प्रदान होता है। परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के बारे में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, शेयरिंग होती है। अब अगर हम यहां पर बात करें तो जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं, जो सहसंयोजी बंध हैं, ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भाई हमने क्या कहा? इंग्लिश में भी लिख देता हूं, एक साथी लिख रहे हैं सर इंग्लिश में लिख दीजिए। कहाँ के हैं वो? शायद कहीं और के हैं, महाराष्ट्र साइड के। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझो। यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय are formed by sharing of electrons, sharing of electrons। ठीक है भैया, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर है? हाँ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद मेरे भाई। अब अगर हम यहां पर बात करें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है ना? अब ध्यान से सुनना, ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि अगर हम बात करें तो बंधों के प्रकार, बंधों के प्रकार, यानी कि सहसंयोजी बंधों के प्रकार। अब मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है कि कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, 3 प्रकार के हैं। अब मैं तुमसे ये प्रश्न पूछता हूं कि इनके नाम क्या हैं? ये जो 3 प्रकार के कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इनके नाम क्या हैं? ठीक है, ठीक, नाम बताओ।
नाम क्या है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आदित्य प्रताप सिंह नाम का कोई बालक है, उसने सबसे पहले एकदम सही उत्तर दिया, बेहतरीन। पहले, है ना। मनीष यादव, सही उत्तर आया। ये नए लड़के जो निखरते हैं, अच्छा है, सही है, आंसर तो सही दे रहे हैं भाई, है ना। एक है, क्या नाम है इसका, कौस्तुभ पाल, बेहतरीन, है ना। आदित्य सिंह, ये भी सही है। विकास सिंह, इनका भी सही है, बेहतरीन, है ना। और अंकित बाजिया, ये भी सही है, बेहतरीन है। मनीष कोहली, है ना, किसी हद तक ठीक है इनका भी हिसाब किताब, लेकिन वो मेरे भाई सब टाइप्स होते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना, है ना। चलिए, अगर हम यहां पर बात करें तो ज्ञानेंद्र कुमार, बहुत बेहतरीन, सही उत्तर है इन सभी के। रंजीत का अब आया, अजय का अब आया। अगर हम यहां पर बात करें तो पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि एकल सह संयोजी बंध। ठीक है भैया। दूसरा क्या है? दूसरा है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि द्विसहसंयोजी बंध। द्विसहसंयोजी बंध। और तीसरा जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी कि त्रिसहसंयोजी बंध है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि त्रिसहसंयोजी बंध। ठीक है मेरे भाई, त्रिसहसंयोजी बंध है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो सिंगल, डबल और ट्रिपल, अब इनमें क्या अंतर है ध्यान से समझना। अगर मैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करूं मेरे भाई, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं ध्यान से समझिए। जब परमाणुओं के बीच में केवल एकल बंध मौजूद हो, यानी कि अगर मैं यहां पर बात करूं तो परमाणुओं के बीच में, परमाणु के बीच में केवल एकल बंध मौजूद हो, केवल एकल बंध मौजूद हो, एकल बंध मौजूद हो, मौजूद हो, यानी कि ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट। सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल इक्वल टू हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है। अब ध्यान से सुनना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमने माना कि ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है और ये हाइड्रोजन का एक और परमाणु है। अब मैं तुमसे पूछता हूं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बेहतरीन, है ना। बताओ भाई, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है? बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, है ना। मिथिलेश यादव, सही उत्तर। ज्ञानेंद्र कुमार, बेहतरीन, है ना। अनुज यादव, बेहतरीन। विकास सिंह चौहान, सही उत्तर है। आदित्य सिंह चौहान, बेहतरीन, है ना। लगभग। अब जिन्होंने उत्तर लिखा है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, है ना, तो बिल्कुल सही है। मालूम भी होना चाहिए तुम्हें, नर्सिंग असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, किसका कितना एटॉमिक नंबर है ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर देखें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक बॉन्ड है, एटॉमिक नंबर है 1,
अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एक इस हाइड्रोजन के पास होगी और एक इसके पास होगी। तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, शेयर करेंगे, जिसकी वजह से जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे एक बंध का निर्माण हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। अब जल्दी से देखो दूसरी चीज, अगर हम यहां पर बात करें तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि द्विसह संयोजक बंध, द्विसह संयोजक बंध, संयोजक बंध। अब देखो द्विसह संयोजक बंध का मतलब परमाणुओं के बीच में दो बंध होंगे, परमाणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में, परमाणु के बीच में दो बंध होंगे, बीच में क्या होंगे, दो बंध होंगे। अब दो बंध का मतलब क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने एग्जाम्पल लिखा O2, O2 का मामला क्या है, ये ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन। अगर हम यहां पर बात करें तो अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तुमने पढ़ा था कि भैया 8 होता है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब इन्होंने क्या किया कि भाई इन्होंने, मैंने दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की वो सबसे बाहरी कक्षा में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन्हीं की होगी। तो अब यहां पर आ गए दो इलेक्ट्रॉन और यहां पर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इस परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में कितने हैं, कुल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब 2 2 4 तो हो गए, अब 2 यहां पर भी तो आएंगे मेरे भाई, 2 यहां पर भी तो आएंगे, इसके हो गए जी भाई, बिल्कुल आएंगे। अब देखो इसकी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 2 4 2 6। अब इसके बारे में बात करें तो 1 2 3 4, और यहां पर बात करें तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें भी 6 और इसमें भी 6। अब यहां पर समझना, अब यहां पर 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा मेरे भाई, यानी कि जिसको हम द्विसह संयोजक बंध कहेंगे। क्लियर है मेरे भाई, हाँ ठीक है, बेहतरीन। आज काफी भीड़ कम हुई जो फर्जी स्पैमिंग करते थे, हमको लग रहा है देवेंद्र तगड़े से निपटा रहे हो इन लोगों को। निपटाते रहो। इस बात का विशेष ध्यान रखा करो कि कमेंट पढ़ने वाले बच्चे जो क्वेश्चन पूछे और जो आंसर करे बस वही आए, हाँ इसका ध्यान रखना। बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ अब देखो, अब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, यानी कि त्रिसहसंयोजी बंध। बहुत शानदार देवेंद्र, काम तुम्हारे द्वारा, शानदार, उम्दा, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है भैया, बहुत शानदार। अब देखो अगर हम यहां पर बात करें, त्रिसहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है, परमाणुओं के बीच में 3 बंध होते हैं, परमाणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य 3 बंध होते हैं। कितने बंध, 3 बंध होते हैं, 3 बंध होते हैं, होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, लिख दें अंग्रेजी में, बेहतरीन रहेगा, है ना, जो दूसरे राज्य के बच्चे हैं वो भी समझेंगे। 3 बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहां पर बात करें तो एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा मेरे भाई, N2 आ जाएगा, N2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें तो ये हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया नाइट्रोजन, और ये हो गया नाइट्रोजन। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जितने भी साथी हैं,
भैया एक बात बताओ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? जल्दी से बताओ। अच्छा, एक साथी कह रहे हैं मनीष कोहली, सर सिग्मा पाई और सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं समझा रहे हो। देखो भाई, हर एक चीज सिस्टम से चलेगी। सिग्मा और पाई बॉन्ड कल डिस्कस होगा, आज पहले कोवेलेंट बॉन्ड को समझ लो, है ना। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, कल आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में भी बताएंगे। कल इसका पार्ट 2 लेक्चर आएगा ना मेरे भाई। हाँ, मनीष कोहली, ठीक, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, एटॉमिक नंबर 7 लगभग विनय कुमार, विकास सिंह, साक्षी, और साक्षी भी है इसमें, ये होगा लड़का ही कोई, है ना। बेहतरीन, शिवम मौर्य, लगभग जितने साथी उत्तर कमेंट कर रहे हैं 7 बिल्कुल सही उत्तर है। अगर हम यहां पर बात करें तो अब 7 अगर इसका एटॉमिक नंबर है तो पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाली कक्षा में कितने हैं? 5 हैं। यानी कि नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5 है। अब चलो यहां पर देखते हैं क्या निर्माण होगा। 1 2, अब कहोगे कि भैया ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां हो गए और इसी के पास 3 और इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 और 3, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके पास 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो टोटल कितने हो गए? इसके पास भी 5 हो गए और इसके पास भी 5 हो गए। तो अब नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध बन जाएंगे? 3 बंध बन जाएंगे। तो ये थे पूरे कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर अब कल इसके आगे की बात करेंगे हम अन्य टाइप की, यानी कि केमिकल बॉन्ड पार्ट 2 की क्लास कल होगी। और कल आपका ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा पूर्ण रूप से, है ना। केमिकल बॉन्ड पार्ट 3 होगी, पार्ट 2 तो आज हुआ, पार्ट 3 होगी कल। ये टॉपिक खत्म होके केमिकल रिएक्शन की भी हम शुरुआत हल्की फुल्की कर देंगे, है ना। यहां तक क्लियर है सभी साथियों को? बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। देवेंद्र एक बार फिर से बहुत शानदार काम किया। आज की क्लास बहुत ही स्मूथली चली, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है मेरे भाई, अब मैं विदा लेता हूं आप सभी साथियों से। ईमानदारी से पढ़िएगा, रिवीजन करके आइएगा। कल आपकी इस टॉपिक की लास्ट क्लास है ना। और परसों कल केमिकल रिएक्शन का थोड़ा सा पोर्शन शुरू करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन शुरू करने के बाद केमिकल रिएक्शन को हम विस्तार में परसों देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, जय हिंद।